आप देखते हैं सभ्यता का अंत क्या कैसे हुआ, इसका क्या रहस्य है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो इतनी बड़ी सभ्यताओं का अंत कैसे हो गया। नगरीय सभ्यता थी, इसका अंत कैसे हो गया, अंत का रहस्य क्या है। तो 39 साल पहले एक बहुत बड़ा 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला था। अचानक लोग नगर छोड़कर दूर भागने लगे थे। लेखन जो था, मुहर बाट, इन सब का प्रयोग बंद हो गया था। दूर से कच्चे माल का आयात निर्यात भी बंद हो गया था। जल निकास, जो लोग नाले बनाए थे, जल निकासी के लिए व्यवस्थित ढंग से नाले बनाए थे, जल निकास प्रणाली भी उनकी नष्ट हो गई और सड़कों पर पक्के मकानों की जगह झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे थे। यह सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी पता नहीं चल पाया है। कुछ विद्वानों का तो कहना है कि वहां नदियां सूख गई थी, इसीलिए इस सभ्यता का अंत हो गया। और कुछ विद्वानों का कहना है कि जंगलों के समाप्त होने के कारण हुआ है। और कुछ ने तो ये भी कहा कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ी होगी, ईंधन के लिए वो लोग जंगलों को साफ किए होंगे, जिससे जंगल मैदान समाप्त हो गए होंगे, चारागाह समाप्त हो गए होंगे। तो बड़े बड़े झुंडों में चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, जिससे कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। और लेकिन इसका कारण समझ में नहीं है, मतलब स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आया है। किसी विद्वान के सहमति अपने विद्वानों ने अभी नहीं दी है कि इसका अंत किस कारण हुआ, कैसे हुआ। कुछ ने कहा कि नदियों के सूखने का असर है। ऐसा लगता है कि शासक, कुछ ने तो ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि शासक का नियंत्रण ही समाप्त हो चुका था। शासक जो वहां गया था, शासकों का नियंत्रण ही समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान, जो इस समय आधुनिक पाकिस्तान है, पाकिस्तान का सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी, पूरी तरह से उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ है। इसके बारे में आप 5 से 8 अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। अन्यत्र में कुछ देख लेते हैं तो अपने एटलस में ढूंढना है। अपने एटलस में मिस्र को ढूंढना है। मिस्र जो नील नदी के किनारे बसी सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे बसी थी। अब नील नदी की विशेषता क्या थी, जहां नदी होगी वहां हरा भरा होगा, हरा भरा मैदान होगा। तो हरा भरा मैदान जहां होगा वहीं सभ्यताएं जाकर बसती हैं। तो मिस्र का अधिकांश भाग थोड़ा बहुत जो हरा भरा था उसको छोड़कर बाकी पूरा क्षेत्र रेगिस्तान था। तो लगभग 5000 साल पहले मिस्र के में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता था। मकबरे यानी उनको दफनाया जाता था उसी में, इसे पिरामिड के नाम से जाना जाता था। देखिए ये पिरामिड, यही है पिरामिड। राजाओं के मरने पर उनके शव को इन्हीं पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शव को मम्मी कहा जाता था। इनके अंदर जो शव रखा जाता था उसको मम्मी कहा जाता था। इनके शव के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। जैसे हम लोग पढ़े थे, चाचा जी के साथ बकरी को दफनाए थे वहां मेहरगढ़ में। और यहाँ ये लोग मिस्र में अपने राजाओं के साथ भी बहुत सी चीजें दफना रहे हैं। देखिए जैसे खाने के लिए कुछ वस्तुएं, पीने के लिए पानी, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, ताकि वो लोग उठकर वही गाना बजाना कर सके। वाद्य यंत्र, हथियार, वही युद्ध भी करेंगे पिरामिड के अंदर। और जानवर भी शामिल होते थे। इतने चीजों को उनके साथ दफनाया जाता था। कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को, दास दासियों को भी जिंदा दफना दिया जाता था। इतिहास की दुनिया में शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। जाहिर सी बात है,
इतनी चीजों को साथ में दफना रहे हैं, उसके बाद दफनाने के बाद भी इतना बड़ा बड़ा पहाड़ जैसा पिरामिड बना रहे हैं, तो खर्च तो होगा ही होगा। तो सबसे ज्यादा खर्च कहाँ देखने को मिलता है? तो मिस्र के पिरामिड में शव को दफना, वहां शव के दफनाने में जितना खर्च आता था, शायद ही किसी देश में इतना खर्च आता रहा होगा। तो ये रहा आपका अध्याय 3। अब अगली वीडियो में हम अध्याय 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।